14 अक्टूबर 1956 एक महान क्रांति का उदय, एक बोधिसत्व का उदय। जब हुआ धम्म चक्र गतिमान, भारत की यही है शान। तब से अब तक धम्म चक्र की गतिमानता देखिए। धम्म क्रांति के 57 वर्ष केवल आवाज इंडिया टीवी पर। नागपुर की दीक्षा भूमि यह क्रांति भूमि है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी दीक्षा भूमि पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और 5 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। हम लोग दीक्षा भूमि पर बैठे हैं। हमारे बाजू में दीक्षा भूमि पर बहुत बड़ा स्तूप जो बना है वो स्तूप है और उसके सामने बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष की छांव में हम लोग यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ आदरणीय सदानंद फुलझेले साहब हैं। दीक्षा भूमि में 1956 में जो धम्म दीक्षा समारोह हुआ था, उस समारोह से लेकर आज तक सदानंद फुलझेले जी का दीक्षा भूमि से संबंध रहा है। दीक्षा भूमि पर जो बौद्ध स्तूप बना है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के सचिव हैं। मैं उनसे अभी बातचीत करूंगा और हम लोग इस दीक्षा भूमि का 1956 से लेकर आज तक का जो इतिहास है, ये इतिहास हम जानना चाहेंगे। इस पूरे इतिहास के साक्षीदार माननीय सदानंद फुलझेले साहब हैं। तो उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 57 साल का दीक्षा भूमि का जो इतिहास है वो इतिहास किस प्रकार का है। सदानंद फुलझेले साहब, मैं आपको जय भीम करता हूँ। फुलझेले साहब, आपका 1956 से लेकर आज तक दीक्षा भूमि से संबंध रहा है। दीक्षा भूमि पर जो भी कार्य हुआ है उनमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 57 साल का इस दीक्षा भूमि का जो इतिहास है वो इतिहास हम आपके साथ चर्चा करके जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पूछूंगा कि आप का जो संबंध है वो दीक्षा भूमि 1956 से लेकर आज तक रहा है, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप दीक्षा भूमि से और बाबा साहब की मूवमेंट से जुड़ने के पहले आपका सामाजिक और राजकीय जो कार्य था वो किस प्रकार का था, या आप इस कार्य में कैसे जुड़े हैं? मेरा जन्म 1 नवंबर 1928 को एक श्रीमंत कुटुंब में हुआ। मेरे पिताजी एक मालगुजार साहूकार थे। मेरे बड़े भाई 1934 में साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे बीएससी के लिए। अच्छा। और वो पहले विद्यार्थी है साइंस कॉलेज के शेड्यूल कास्ट के। अच्छा। उस वक़्त से बाबा साहब के इस चळवळ से मैं ज्ञात हूँ। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, बचपन से। जब बाबा साहब 1942 में नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करने के लिए
यहाँ नागपुर पधारे। उस वक्त मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था अच्छा। और हमारे बस्ती के जो बुजुर्ग कार्यकर्ता थे बाबा साहब के चळवळ में, उन्होंने मुझे सबसे बड़ी टिकट 7 रुपए की उस वक्त दिया था, क्योंकि कोई भी बाबा साहब का कार्य बगैर टिकट लगाए हम अच्छी तरह नहीं कर सकते थे। इसलिए बाबा साहब को नजदीक से देखने का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है। 14 साल की उम्र में ही बाबा साहब को आपने देखा। 14 साल की उम्र में ही मैंने बाबा साहब को नजदीक से वाह। बिल्कुल सामने डायस के ऊपर देखा। उसके बाद में बाबा साहब जब जब नागपुर शहर में आए, उस वक्त उनका दर्शन लेने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 42 के बाद में 46 में जब बाबा साहब कस्तूरबा पार्क में सभा के लिए आए, उस वक्त में मैं कस्तूरबा पार्क में गया था, लेकिन बाबा साहब उधर उस वक्त में डायस पर उपस्थित नहीं थे। लोगों ने कहा कि बाबा साहब ही रेलवे स्टेशन पर है, तो मैं वहां से पैदल पैदल रेलवे स्टेशन तक गया। दोतरफा लाल शर्ट और खाकी पैंट में समता सैनिक दल के सैनिक बाबा साहब के रक्षण के लिए स्टेशन कस्तूरबा पार्क से स्टेशन तक दोनों लाइन में दोनों लाइन में खड़े थे। सीधा मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां जाने के बाद पता लगा कि बाबा साहब उनके एक विशाल सलून में बैठे हैं। मैं वहां तक गया, अंदर जाके देखता हूं तो बाबा साहब की वो विशाल मूर्ति मुझे देखने को मिली। उसके बाद में जब जब बाबा साहब यहाँ नागपुर में आए, उनको नजदीक से देखने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 1953-54 में जब बाबा साहब भंडारा जिले के इलेक्शन में आए, उस वक्त भी उनका यहाँ माउंट होटल पे वास्तव था। उस वक्त भी बाबा साहब को नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फुलझले साहब, 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस वक्त आप डिप्टी उप मेयर थे, तो हम ये जानना चाहते हैं, और उसमें उस प्रोग्राम में आपकी काफ़ी मदद हुई, आपका काफ़ी योगदान रहा, तो हम ये चाहते कि आप डिप्टी मेयर कैसे बने, उसका किस प्रकार से उस वक्त आप राजकीय क्षेत्र में प्रवेश किया। मेरा सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में प्रवेश होने का कारण एक ही था कि मैं जब इंजीनियरिंग स्कूल में था, उस वक्त का आज का एनसीसी, उस वक्त का यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स करके सैनिकी अभ्यास का एक विशेष तालन था, उसमें मैं भर्ती हुआ था। उसमें मुझे ड्रिल और परेड का अनुभव था, इसलिए बस्ती के लोग मुझे कहने लगे कि आप आओ ग्राउंड के ऊपर और हमारे संता सैनिक दल के सैनिकों को ड्रिल सिखाने का काम करो। अच्छा। उस वक्त से मैं
उनको ड्रिल सिखाने और का। परेड का से ज्ञान अवगत करने के लिए रोज मैदान पर वहीं मेरे घर के पड़ोस में ही है मैदान था, वहाँ रोज सप्ताह सैनिक दल की परेड और कबड्डी के सामने होते थे। उस वक्त से मैं बाबा साहब की चळवळ से जुड़ गया और संता सैनिक दल का एक कार्यकर्ता करके कार्य करने लगा। इसी वजह से जब 1952 में कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ तो लोगों ने मुझे आग्रह किया कि आप कॉरपोरेशन के लिए इस वार्ड से खड़े हो जाओ। मैंने ना कहा क्योंकि धर्मपेट वार्ड से दूसरे एक प्रत्याशी तेलंगड़ी के ठेकेदार विशनजी सारे ये इच्छुक थे और उनका कहना था कि हमेशा आप लोग धर्मपेट वाले ही खड़े रहते हैं, हमको तेलंगड़ी के लोगों को कोई चांस नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहता था एक ही वार्ड से 2 उम्मीदवार ऐसे न रहे, इसलिए मैंने इनकार किया। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ में यूनाइटेड फ्रंट अच्छा, ये स्थापन हुआ था। उस फ्रंट में कांग्रेस विरोधी सभी पार्टियां सम्मिलित थी। उस यूनाइटेड फ्रंट ने मुझे रामदासपेट वार्ड से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। मुझे इस वार्ड का कोई भी ज्ञान नहीं था। जब मैं इस वार्ड में आया तो यहाँ लेंड्रा बस्ती में महारपुरा कहाँ है ये पूछते हुए अच्छा, वहाँ बस्ती में आया। लोगों ने बताया कि यहाँ हमारे करीबन 57 होठ है, अच्छा, वो आपको पूरे मिल जाएंगे। हरिश्चंद्र सहारे करके एक विद्यार्थी मैट्रिक के परीक्षा में व्यस्त था। लोगों ने कहा हरिश्चंद्र को आप मिल लीजिए, वो सारी व्यवस्था करेगा। उसकी मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद मैं उससे मिला, उसने लोगों से परिचित करवाया। उस वक्त कांग्रेस का एक रामदासपेट वार्ड यानी गढ़ था। सुशराबाई बलराज ये पश्चिम विभाग की अच्छा, आमदार थी और उनकी काफी पकड़, कांग्रेस की काफी पकड़ इस वार्ड पर थी। मेरे खिलाफ में उन्होंने वार्ड कमेटी का सेक्रेटरी विठलदास दावड़ा अच्छा, इसको खड़ा रखा। काफी पैसा था उसके पास। मेरे लिए एक बड़ी समस्या थी कि मैं कैसा इस वार्ड से चुनाव लड़ूं। कम से कम पेपर में नाम आ जाएगा और लोगों से परिचय होगा। अच्छा, इसी दृष्टि से मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ। देखते देखते लोक प्रभाव बढ़ते गया हाँ, और उसी काचीपुरा रामदासपेट पुरानी बस्ती में मुझे बहुमत प्राप्त होने लग गया। सबने मुझे जवाब दिया कि हम तो कांग्रेस वाले हैं, आपको मदद नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ पे जो 4 प्रकार का समुदाय वहाँ पे रहता था, एक था महारपुरा, दूसरा गोंडपुरा, तीसरा कुंभीपुरा और बाकी फिर बीजेपी के उस वक्त जनसंघ था, जनसंघ के अच्छा, ब्राह्मण कार्यकर्ता।
हर एक के घर घर में गया, सबने मुझे जवाब दिया कि हम तो कांग्रेस वाले हैं, आपको मदद नहीं कर सकते। वहां सीताबाई पाटिल करके एक दबंग बाई थी, जिसके पास में 100-200 जवान लड़के उसके साथ में काम करते थे। मैंने बचपन में देखा कि जब गणेश चौक का गणेश विसर्जन होता था तो लेंड्रा से लेकर के तो रामदास अपने शुक्रवारी तालाब तक ये बाई डांड पट्टा खेलते हुए अच्छा। वहां तक आ जाती थी। कोई भी आदमी उसके सामने हिम्मत नहीं करता था आदमी आने के लिए। इतनी दबंग थी वो? इतनी दबंग थी। ओह। मैं उसको जाकर के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में उसको जाकर के मिला। मेरे साथ में उस वक्त में सिर्फ एक आरपीएफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता हीलो कोसारी, हीरामन कोसारी, जो कि 42 के अधिवेशन में सेक्रेटरी थे, वो मेरे साथ में थे। हम दोनों घूमते रहे। और सीताबाई पहलवान, सीताबाई पाटिल के घर जब गए, उनको बताया लोगों ने कि सदानंद फुलझेले अपने समाज के हैं, उसको मदद करना है, वो खड़े हैं। वो तो इस शब्द में बोलने लगी, कौन बोले कहाँ का रहने वाला है ये, और मैं क्यों उसको मदद करूं। हमारे बस्ती का, हमारे वार्ड का कांग्रेस सेक्रेटरी, और वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सिसराबाई बलराज की राइट हैंड थी वो। तो बोले मैं इसको क्यों मदद करूं। मैं तो घबरा गया कि उसका ये देख करके। बाद में वातावरण ऐसा कुछ तैयार होते गया कि ये जितने भी कैंडिडेट थे, ये कैंडिडेट मदन गोपाल अग्रवाल उनके कैंडिडेट थे, और नगर कांग्रेस कमेटी उनके विरोध में थी, क्योंकि उन्होंने कोई भी मराठी आदमी को टिकट नहीं दिया था। इसलिए नगर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि इनके सब कैंडिडेट गिराओ। तो नगर कांग्रेस कमेटी के लोग मेरे घर आए और उन्होंने बताया, फुलझेले साहब हम आपको मदद करना चाहते हैं। अच्छा। तो बोला अच्छी बात है। उन्होंने मुझे रामदास पेट में हर कांग्रेस कार्यकर्ता के यहाँ ले गए, वैसा ही सीताबाई पाटिल के यहाँ भी लेके गए, और उनसे बताया कि फुलझेले अपना लड़का है, उसको मदद करना है। वो तो पहले हाँ ना करते करते तैयार हो गई और बोले मैं मरूंगी तो फुलझेले साहब मेरे को कंधा देंगे। हाँ क्या बात है, वाह वाह। हाँ, कितना परिवर्तन उस महिला में हुआ। हो गया उसमें, और वो भी उस वक्त की दलित समाज की एक अच्छी दबंग महिला, जिसका बाकी लोगों पर भी काफी अच्छा प्रभाव था। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उनके गुरु जो वहाँ बस्ती के वस्ताद थे, नागपुर टाइम्स में काम करते थे, उनके यहाँ भी ये कांग्रेस कार्यकर्ता मेरे साथ में आए और उन्होंने उनको बताया कि फुलझेले साहब को मदद करना है। वो तो पहले आना करने लगे क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता था वो। ऐसा करते करते परिस्थिति बदलते गई, और जब इलेक्शन का मौका है तो सीताबाई पाटिल और उसके साथ के लड़के कंदील लेकर के झोपड़पट्टियों में घूम करके मेरे लिए प्रचार करने लगे। बहुत बड़ी बात। और खुद इलेक्शन के दिन सीताबाई पाटिल अपने घर की चादरें और ला करके बूथ बनाए और वहां बैठी रही, जहां मुझे 100 वोट मिलने की उम्मीद नहीं थी, वहां इतना मत परिवर्तन हुआ कि मुझे उस रामदास पेट लेंड्रा बस्ती से मेजॉरिटी वोट मिले।
तो उस कॉरपोरेशन के चुनाव में आपको सफलता मिली और 24 साल, उस वक्त आप 24 साल के थे, तो 24 साल की उम्र में आप कारपोरेटर बन गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त आप बने कि जबकि बाकी सब लोग जो है तो बहुत विरोध में थे और कांग्रेस का बहुत यहाँ प्रभाव था, ऐसे परिस्थिति में भी आप उस वक्त कारपोरेटर बने तो और बाद में फिर आप वो इसके वो डिप्टी मेयर जो बने वो कैसे बने, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। 1952 में मैं रामदासपेट वार्ड से आखिर सिर्फ एक वोट से चुनाव जीता। ओह, ये भी बहुत ही, ये बात है कि एक वोट से। एक वोट से। ये मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त से मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। यदि मैं उस वक्त रामदासपेट वार्ड से चुनाव नहीं जीतता, हाँ, कॉर्पोरेटर नहीं बनता, तो 1956 साल में हाँ जी, मैं डिप्टी मेयर नहीं बन सकता। मैं डिप्टी मेयर था इसलिए हाँ जी, उस वक्त में मैं कॉरपोरेशन का एक शिक्षा मंडल लेकर के मेयर के साथ में दिल्ली पहुंचे थे हम लोग गोविंद वल्लभ पंत से मिलने के लिए, क्योंकि लगभग 15 दिन के बाद में ही बाबा साहब की धर्म दीक्षा के 15 दिन के बाद में 1 नवंबर से रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट होने वाला था और उसमें ये नागपुर शहर जो एक राजधानी थी वो राजधानी बम्बई जाने वाली थी। हाँ, तो हम गोविंद वल्लभ पंत से ये गुजारिश करने गए कि बम्बई राजधानी हुई क्या नहीं हुई क्या, बम्बई का महत्व कुछ कम होने वाला नहीं, लेकिन आज नागपुर एक राजधानी का शहर है, वहां से यदि राजधानी हट गई तो नागपुर में बहुत बड़ी एक नागपुर के दृश्य से डेवलपमेंट के दृष्टि से बहुत बड़ी पिछाट होगी। अच्छा, तो आपकी बाबा साहब के साथ जो मुलाकात हुई दिल्ली में, मुझे लगता है कि उसी वक्त आपकी मुलाकात हुई ना, और वो भी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रही, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि आपकी कैसी मुलाकात हुई और बाबा साहब ने आपको क्या कहा। कोई ये बहुत लोग ये बताते कि वो जो मुलाकात आपकी दिल्ली में हुई और उस वक्त जो दीक्षा भूमि पर जो यहाँ प्रोग्राम होने वाला था उसके बारे में आपको पूछा गया था, तो वो हमें थोड़ा बताइए। उस वक्त में मैं यहाँ नागपुर के जो एमपी थे ताहिर अली जी, उनके फ्लैट के ऊपर हम रुके थे। ये बात कवाड़े गुरुजी इनको मालूम थी। जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा नागपुर शहर में लेने का तय कर लिया तो उन्होंने यहाँ की बुद्ध महासभा और उनके अध्यक्ष सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया और सब व्यवस्था के बारे में उन्होंने चर्चा की। उस चर्चा के दरमियान बाबा साहब ने उनसे पूछा कि इस प्रोग्राम की व्यवस्था होगी क्या। पंडित रेवाराम कवाड़े जो भारतीय बुद्ध महासभा के नागपुर के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि बाबा साहब कोई अड़चन नहीं जाएगी, क्योंकि अपना ही लड़का कॉरपोरेशन में डिप्टी मेयर है और उसलिए किसी प्रकार की अड़चन नहीं जाएंगी और वो लड़का अभी दिल्ली में ही है। बाबा साहब ने आदेश दिया उसको मेरे को मिलने को बताओ। मैं दूसरे दिन हमारे बस्ती के एक आरजे मूल, ये दिल्ली आकाशवाणी पे सेक्शन ऑफिसर थे, उनके घर गया, उनको बताया कि बाबा साहब से मिलना है। वो हमेशा बाबा साहब के कोठी पे जाया करते थे। उनके साथ में दूसरे दिन शाम को हम बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड कोठी पर जाकर पहुंचे। कुछ देर बैठने के बाद में उस वक्त दिल्ली
पिता भी वहाँ उपस्थित थे। सोमलाल शास्त्री, शंकरानंद शास्त्री और अन्य कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। कुछ देर बाद बाबा साहब नानक चंद्र रत्तू के कंधे पर हाथ रख के, हाथ में लकड़ी लेकर के आकर के सामने, मेरे सामने जहाँ आराम कुर्सी रखी थी, हाँ। वहाँ के बैठे। बाबा साहब की वो गंभीर मूर्ति सामने एकदम देखते हुए मैं तो घबरा गया। हाँ जी। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि बाबा साहब को मुझे इतने नजदीक से देखने मिलेगा। बाबा साहब ने प्रश्न किया मराठी में, कारे पोरा, रेवाराम कवाड़े गोडबोले आले होते, क्यों नहीं लड़के? रेवाराम कवाड़े गोडबोले आए थे। हाँ। उन्हें 14 अक्टूबर धम्म दीक्षा की तारीख लिया है। हाँ। कार्यक्रम की व्यवस्था होगी थी। एक ही शब्द मेरे मुंह से निकला, हाँ बाबा होगी। तो बाबा साहब को इसके पहले आपने देखा था, लेकिन दिल्ली में उनकी कोठी में जो आपकी मुलाकात हुई बाबा साहब के साथ, और बाबा साहब की ने जो आपसे बातचीत की और आपको पूछा कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा समारोह जो होने वाला है उसमें उसकी व्यवस्था आपको करनी है, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रसंग है ये तो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। और इतना ही नहीं, तो बाद में जो यहाँ दीक्षा भूमि पर जो धम्म दीक्षा समारोह उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? दूसरा प्रश्न बाबा साहब ने पूछा। उन्होंने बुद्ध विहार और बुद्धिस्ट सेमिनरी के लिए, हाँ। सेमिनरी हिल की कुछ जगह उन्होंने बताई है। अच्छा। हाँ। किसके जगह? बाबा नजरुल की होंगी। नजरुल की यानी सरकार की ना? हाँ बाबा। इतना बोलने के बाद में बाबा साहब ने बाकी दूसरे कार्यकर्ताओं से बात करने लगे। बाबा साहब ने मुझे दिल्ली बुला करके जो सारी व्यवस्था की जवाबदारी मुझ पर आप पर सौंपी। हाँ। वो आज तक मैं निभा रहा हूँ। 1956 में दिल्ली में बाबा साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में बाबा साहब ने जो आपको जिम्मेदारी सौंपी अभी भी आप निभा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर आप दिल्ली से वापस आए, फिर अपना जो धम्म दीक्षा समारोह का जो कार्यक्रम हुआ, तो उसमें आपका क्या योगदान रहा, आपने कैसा किया, तो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। दिल्ली से वापस आने के बाद में अगले रविवार को हमारे यहाँ धर्मपेट बस्ती में एक एक छुट्टी के दिन एक एक के कार्यकर्ताओं के घर में बुद्ध वंदना और सब कार्यक्रम होते रहे। इसका मतलब बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के पहले ही ये बुद्ध वंदना लेने का साल 2 साल पहले से ही सब लोगों में चहल पहल शुरू हो गई थी, और हर बस्तियों में ये बुद्ध वंदना लेने का कार्यक्रम होता रहा। प्रोग्राम के लिए कोई अड़चन नहीं है। ये जो सुखे सबसे सुविधाजनक ये जगह थी, और हमने इस जगह का चयन किया और काम को शुरू किया। 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। उसके पहले नागपुर में कुछ एक बौद्ध जन समिति स्थापन हुई थी, और बाद में यहाँ बुद्ध धम्म के बारे में एक वातावरण निर्माण हुआ था। तो वो उस वातावरण से या उस पर से आपको जानकारी होगी। तो उसके बाद में, हाँ जी, उस रविवार को हमारे प्रमुख कार्यकर्ता विठल राव, उनके घर में बुद्ध वंदना का कार्यक्रम था। उस वक्त में कवाड़े गुरुजी, गोडबोले जी और अन्य कार्यकर्ता मुझे मिलने आए और बोले कि पुंजले जी, अपने को बाबा साहब के धम्म दीक्षा के लिए कार्यस्थल का नियोजन करना है। अच्छा। तो उस वक्त में मेरे पास में कॉरपोरेशन की गाड़ी थी, मैं बैठ करके हम सब लोग अंबाजी तालाब की ओर निकले। अच्छा। क्योंकि इतने बड़े जन समुदाय का आयोजन करना
उसके लिए बहुत बड़ी जगह, खुली जगह लगेंगी। वहाँ से निकलते निकलते जब हम इस रोड के पर आए तो सबसे अच्छी जगह मुझे ये लगी। हाँ, अच्छा, यानी उसके पहले अपने धम्म दीक्षा समारोह के लिए जगह की का निश्चित ही नहीं होती, वो दिल्ली से आने के बाद हुई। तो यहाँ जब ये रोड के पर खड़े रहे, हाँ जी, तो इधर कोई भी मकान नहीं थे, कोई बस्ती हाँ, नहीं थी, पूरी ये जगह दीक्षा में पूरी खाली थी। पूरी खेती थी। हाँ, शंकर नगर के कुछ मकान थे। यहाँ से पूरा रवि नगर का लाइटिंग दिखता था। ओहो, जब शाम को यहाँ खड़े रहो, हाँ, हाँ, ऐसा लगता था कि रवि नगर की लाइट जो है तोरण जैसे दिख रहे ओहो, थे। तो मुझे ये जगह बहुत पसंद पड़ी। और ये जगह में इतना बड़ा स्लोप था, यहाँ रोड से लेकर के हमारे कॉलेज बिल्डिंग तक एक मंजिल स्लोप है। अच्छा, उतार बारिश भी हुई, हाँ, तो भी पानी दो घंटे में बह जाएगा चले जाता और प्रोग्राम के लिए कोई अड़चन नहीं जाएगा। इस दृष्टि से सबसे सुविधाजनक ये जगह थी और हमने इस जगह का चयन किया और काम को शुरू किया। यहाँ उस वक्त में हाँ जी, बहुत मूर्तियाँ थी जगह जगह, कहीं नागोबा, कहीं खंडोबा। अच्छा, इस जगह दीक्षा में की जो पहले आजू बाजू के बस्ती के लोग आकर के वहाँ पूजा करते थे। इस जगह का 15 दिन में हाँ जी, पूरे कॉरपोरेशन की गैंग लगा करके, हाँ, और रोड रोलर लगा करके पूरा लेवल किया जमीन, साफ की जमीन और प्रोग्राम योग्य बनाए। फुलझेल साहब, ऐसा भी बताया जाता है कि दीक्षा में जो जगह निश्चित की थी, उसके पहले कुछ और दूसरी कुछ जगह देखी थी। मुझे लगता है कोई माटी की एक जगह थी, वो भी बताया गया, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो उस संदर्भ में आप हमें बताइए। यहाँ सब पूरी तैयारियां हो गई थी। हाँ जी, मैं रोज गोडबोले जी के ऑफिस में जाके बैठता था, ताकि मैं उस कमेटी के चेयरमैन का सभासद भी नहीं था, लेकिन एक ही इच्छा थी कि बाबा साहब धम्म दीक्षा का कार्यक्रम ये अच्छी तरह निपट जाए, यशस्वी हुई, तो उसी भावना से कार्य करता था। जब यह काम शुरू हो गया, पिंडॉल का काम करना चालू हो गया, अचानक वहाँ दिल्ली में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बैठक थी। वहाँ पंडित रेवाराम कवड़े एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, वो भी गए थे, आवड़े बाबू वो भी गए थे, उनके साथ में माटे साहब वो भी गए। अच्छा, और ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम बाबा साहब ने किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप को नहीं दिया था। इसलिए उन्होंने गोडबोले का धार्मिक संस्था जो थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनको सौंपा था। लेकिन हमारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता नाराज थे। उन्होंने हजारों अड़ंगे निर्माण करने का प्रयत्न किया। उसमें से एक माटे साहब हमारे कॉर्पोरेटर थे, उनकी जमीन बाबुरखड़ा में वहां थी 8 एकड़ जमीन। उन्होंने बाबा साहब को बताया कि मैं ये 8 एकड़ जमीन आपको दान देना चाहता हूँ। अच्छा, और इस जगह पर आप धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लीजिए। लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि वहां से मेडिकल कॉलेज क्वार्टर से लेकर के तो वहां तक पैदल जाना पड़ता था। रोड नहीं थी, रोड नहीं था, और बारिश यदि आ जाए तो घुटना भर कीचड़ में जाकर के उस जगह पे जाना पड़ता था। मैंने बताया गोडबोले को, ये जगह पे कार्यक्रम लेना संभव नहीं है। बाबा साहब ने तुरंत इसको अपने रेवाराम कवड़े को भेजा और बताया कि माटे की जो जगह है इसका भी देखो, इसको भी देख लो और उसका विचार करो। मैंने गोडबोले से साफ बता दिया
कि वो जगह पर अपन कार्यक्रम ले नहीं सकते, हाँ। या अपनी आधी तैयारी हो चुकी है, और अभी अब इस वक्त में ये जगह बदलना अनुचित होगा। इसलिए आखिर हमने इसी जगह का चयन किया। बाबा साहब ने तुरंत औरंगाबाद फोन करके औरंगाबाद मिलिन कॉलेज के रजिस्ट्रार वराडे साहब इनको भेजा और बताया कि वहां जाकर के परिस्थिति देखो क्या है, किस प्रकार का वो वातावरण है। इसलिए वराडे यहाँ आए और उन्होंने देखा सब सिचुएशन। उन्होंने बाबा साहब को फोन करके बताया कि जो जगह फुलझेले गोडबोले कवाड़ी ने जो चयन किया है वही जगह योग्य है, माटे की जगह इस कार्यक्रम के लिए योग्य नहीं। बहुत से लोगों ने पत्र बाबा साहब को भेजा कि बाबा साहब को आपके जीवन को धोखा है। तो वराई जी ने जब बाबा साहब को फोन करके बताया कि गोडबोले जी, फुलझेले जी और कवाड़ी जी ने जो जमीन देखी है, जो निश्चित की है धम्म दीक्षा के लिए, वही जमीन अच्छी है, तो उसके बाद फिर अब वो पूरी कार्यक्रम की तैयारी जो है वो जोर शोर से चालू हुई। ऐसे पत्र मिले बाबा साहब को, हाँ, कि बाबा साहब आपके जान को धोखा है। अच्छा, बाबा साहब को खत भेजा? हाँ, यहाँ से लिखे लोगों ने कुछ कि बाबा साहब ने धम्म दीक्षा के लिए नहीं आना चाहिए, इसलिए इसलिए क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को न पूछते हुए कार्यक्रम बाबा साहब ने दिया था और हमारे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता नाराज थे, क्योंकि उस संदर्भ में बाबा साहब का स्पष्ट विचार था कि ये धम्म का कार्यक्रम है और धम्म का कार्यक्रम जो है वो राजनीतिक लोगों के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। ये बाबा साहब की राय थी और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा का जो काम है वो गोडबोले जी साहब की जो संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उनकी तरफ सौंपा था। इसलिए मुझे लगता है कि बाकी जो शेड्यूल कास्ट लोग नाराज हुए, इसलिए बाबा साहब की तरफ उन लोगों ने काफी कंप्लेंट की थी। ऐसा ही है ना? हाँ जी। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ नाग नदी है और नाग नदी को पूरा है, बाढ़ आया तो फिर दीक्षाभूमि जाना मुश्किल होगा और यहाँ राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक मुख्यालय है, इसलिए बाबा साहब यहाँ आप दीक्षा न ले। इस प्रकार के भी पत्र कुछ बाबा साहब को पहुंचे। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने यहाँ नागपुर शहर में आने का तय किया। उन्होंने गोडबोले को फोन करके बताया कि मैं 11 तारीख को नागपुर में आ रहा हूँ, हम लोग 11 तारीख को, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे आने की खबर किसी को न देना। इसलिए ये सिर्फ गोडबोले और मुझे ही मालूम था। गोडबोले ने मुझे बताया कि बाबा साहब 11 तारीख के दोपहर को नागपुर एयरपोर्ट आ रहे हैं। हमने एक गाड़ी टैक्सी बनाई काले रंग की, उसमें बाबा साहब को एयरपोर्ट से यहाँ ले आने के लिए उनकी व्यवस्था की। समता सैनिक दल के भी लोगों पे कोई विश्वास नहीं था, इसलिए कर्नल बाग तो समता सैनिक दल जो है मेंढे गुरु जी के नेतृत्व में, उनको हमने श्याम होटल में बाबा साहब की रक्षा करने के लिए रखे। एक सवाल यह है कि बाबा साहब धम्म दीक्षा के लिए 11 अक्टूबर 1956 को आए थे, तो उनकी जो रहने की व्यवस्था है ये श्याम होटल में क्यों दूसरे अन्य होटल नहीं थे? इसका क्या कारण था कि बाबा साहब को उसी होटल में रुकवाया था? क्योंकि वहाँ अपने नजदीक में सीताबर्डी बस्ती थी। हाँ,
वहाँ की बहुत से कार्यकर्ता गोडबोले भी सीताबर्डी के ही तो थे। अच्छा, वहाँ के रहने वाले थे। और उनका ऑफिस भी श्याम होटल के पीछे में ही था, कोठारी हाँ। बिल्डिंग में। इसलिए श्याम होटल एक योग्य जगह थी। वहाँ लिफ्ट की व्यवस्था थी, हाँ बाबा साहब की रहने की व्यवस्था, और बाबा साहब को चल नहीं सकते थे, पर सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए लिफ्ट से ले जाने के लिए भी व्यवस्था थी। इसलिए हमें श्याम होटल ही योग्य जगह लगी। हाँ, आप अभी बता रहे थे कि बाबा साहब 11 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आए, तो उसकी खबर किसको नहीं थी? आखिर तक किसको नहीं थी? किसी लोगों को नहीं थी, सिर्फ जो गोडबोले जी, आप और जो दीक्षा में जो प्रमुख लोग थे उनको ये बात मालूम थी। तो ये ऐसा क्यों किया गया? आपको क्या लगता है उस वक्त की क्या परिस्थिति थी? क्योंकि बाबा साहब ने बताया था हाँ कि मेरा आने का कार्यक्रम ये कॉन्फिडेंशियल रखो, हाँ किसी को बताओ मत, क्योंकि उनको जो खत गए थे आरएसएस के, हाँ। इसके विरोध के, हाँ जी, तो वो सब ध्यान में रखते हुए उनको मालूम था कुछ ना कुछ कुछ हो विरोध सकता होगा। है। और ये तो बहुत बड़ी बात थी कि हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना, इतनी बड़ी बात थी। ये तो हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा आघात था। इसलिए भी बाकी लोगों ने, जो आरएसएस के और जो उच्च वर्णीय लोगों ने भी बाबा साहब को कुछ धमकियां दी थी, और इसलिए ये कोई भी किसी भी हालत में धम्म दीक्षा होना चाहिए। इसलिए ये मुझे लगता है कि इसलिए बाबा साहब ने ये खबरदारी ली थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो बाबा साहब को श्याम होटल में रोका गया। हाँ जी, वहाँ उनकी व्यवस्था के लिए कर्नल बाग के स्वयं सेवक रखे गए, और किसी को पता नहीं था। जब हम एयरपोर्ट जाने लगे तो कवाड़े गुरुजी को लेने के लिए हम गड्डीगुड़म गए। अच्छा, वह उनको बताया कि बाबा साहब आ रहे, बैठो तुम गाड़ी में और चलो। जब बाबा साहब के लिए हार लेने के लिए हम बर्डी मोदी लाइन में पहुंचे, तो आकान माटे को पता लगा कि ये हार भी काय के लिए ले जा रहे। हाँ हाँ, तो आकान माटे ने फिर आवड़े बाबू को फोन करके बताया कि बाबा साहब दोपहर के फ्लाइट से ये एयरपोर्ट आ रहे हैं। इन लोगों को सिवा किसी को भी पता नहीं था। आने का पता नहीं था। उसके बाद में बाबा साहब श्याम होटल पहुंचे। उसी वक्त में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेतागण सामने के होटल में, फ्रेंड्स लॉज में रुके हुए थे। वहाँ दादा साहब गायकवाड़ भी थे। जब इस प्रकार और दूसरे दिन उन्होंने और कार्यकर्ताओं की और बुद्धवा सभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाए, और उसमें उन्होंने अपना मनोव्यक्त व्यक्त किया। जब दादा साहब गायकवाड़ को पता लगा कि बाबा साहब आए, श्याम होटल में रुके, तो खुद वो श्याम होटल में आए और रात भर बाबा साहब के दरवाजे के सामने सोए। यानी उनको भी पता नहीं था कि जैसे कि भवराव गायकवाड़ बहुत बड़े नेता थे, बाबा साहब के साथ में रहे, तो उनको भी पता नहीं था इसके बारे में। उनको भी पता नहीं था, ना बैरिस्टर खोबरागढ़ के, ना किसी को पता था। हाँ जी, जब बाबा साहब यहाँ पहुंचे तब लोगों को पता लगा और कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया। बाबा साहब ने फिर दूसरे दिन कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई। उसमें कुछ लोगों ने प्रश्न किया, बाबा साहब ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आप कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करो, क्योंकि नजदीकी इलेक्शन है, और यदि हम धम्म दीक्षा लेंगे तो हमें इलेक्शन में खड़ा रिजर्वेशन सीट पर खड़ी नहीं रह सकती। हाँ, ये उनको दिक्कत थी जो राजकीय नेता लोग थे। बाबा साहब ने कहा, मैं ये इस कार्यक्रम को पोस्टपोन नहीं कर सकता, तुमको राजनीति प्यारी है, मुझे धम्म प्यारा है, और किसी हालत में मैं इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम को पोस्टपोन नहीं कर सकता। इस प्रकार और दूसरे दिन उन्होंने और कार्यकर्ताओं की और बुद्धवा सभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाए, और उसमें उन्होंने अपना
मनोगत व्यक्त किया। ये सब कार्यक्रम होते वक्त में रोज बुद्ध महासभा के ऑफिस में कुछ न कुछ झंझट उपस्थित होती थी। कुछ कार्यकर्ता वामन राव गोडबोले हाँ और पंचभाई वगैरह इन कार्यकर्ताओं को खींच के मारने के भी तैयारी में थे। मैं एक ऐसा था हाँ कि दोनों लोगों के बीच में समझाने का काम, समन्वय करने का काम राजनीति करते से भी संबंधित हाँ। और धर्म से भी संबंधित दोनों बाजू से, क्योंकि आपका जो संबंध वो धम्म के क्षेत्र में काम करने वाले गोडबोले जी, कवाड़े, इन लोगों से था, और उसी के साथ ही जो राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग थे उनसे भी था। इसलिए उन लोगों में समन्वय करने का काम आपने किया, ये बहुत बड़ी बात है। फुलझेले साहब, मुझे एक बात बताएं कि 5 लाख लोग बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले थे और इतने सारे लोग महाराष्ट्र से और बाहर से यहाँ आने वाले थे, तो उसका जो नियोजन है वो नियोजन किस प्रकार से आप लोगों ने किया ताकि इतना बड़ा वो कार्यक्रम था, तो उस बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। ये पूरा जो 14 एकड़ की दीक्षा भूमि की भूमि है उस पर चारों तरफ से चट्टे का एक कंपाउंड डाला गया ताकि बाबा साहब का कार्यक्रम व्यवस्थित हो। बाबा साहब को आने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग था, ये अच्छा, जेल रोड से आकर के राटे कॉलोनी से यहाँ आने के लिए। इसलिए इस साउथ अंबाजीरी रोड से लेकर के स्टेज तक डबल कंपाउंड डाला गया। अच्छा, ताकि बाबा साहब की कार स्टेज के पास में आके पहुंच जाए, लोगों को हल्ला गुल्ला करने का मौका न मिले। बाबा साहब ठीक 9 बजे श्याम होटल से निकले और यहाँ स्टेज पर आ पहुंचे। मध्यंतरी रात को जब व्यवस्था करते करते हम लोग कवाड़े गुरुजी मुझे कहने लग गए, उसके 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि बाबा साहब के धम्म दीक्षा के वक्त में हवाई जहाज से पुष्पवृष्टि करने के लिए व्यवस्था करो। तो उस वक्त में यहाँ नागपुर में फ्लाइंग क्लब के 2 विमान यहाँ नागपुर एयरपोर्ट में थे। उसके अध्यक्ष थे बाबूराव जी धनवटे। मैं बाबूराव जी धनवटे के यहाँ गया, उसको बताया कि बाबा साहब के कार्यक्रम के वक्त में बाबा साहब को हवाई जहाज से पुष्पवृष्टि करने के लिए आपका फ्लाइंग क्लब का विमान उन्होंने बहुत कोशिश की। एक विमान अवेलेबल था, दूसरा विमान का पायलट बीमार था। हाँ, और उस विमान से रविशंकर शुक्ला, उस वक्त के मुख्यमंत्री, एक खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय के उद्घाटन के लिए उसी समय जाने वाले थे, क्योंकि उस महाविद्यालय का उद्घाटन नेहरू जी की लड़की इंदिरा गांधी इनके हाथ से थी। हम लोगों ने जाकर के उनसे शुक्ला जी से विनती की, पंडित जी आप 1 घंटा लेट जाइए और ये विमान हमारे लिए 1 घंटे के लिए दीजिए। उन्होंने ना बोल दिया, इसलिए वो कार्यक्रम नहीं हुआ। हुआ। साइड से जो उस प्रोग्राम धम्म दीक्षा होने वाला था वहाँ डालने का जो किया था वो नहीं हुआ। उसके बाद में रात को कवाड़े गुरुजी मुझसे बोले कि फुलझेले साहब
कॉरपोरेशन के लॉबी में नई कुर्सियां आई है, वो कुर्सियां डाइस के लिए चाहिए। हाँ। अब वक्त पे उन्होंने बोले कल का रात भरे का दिन कैसा करे, और दूसरा बोले मेयर की जो कार है हाँ। वो कार बाबा साहब को ले जाने के लिए चाहिए। अभी दोनों चीजें होना मुश्किल था, क्योंकि हाँ। मैं सुबह उठ करके हमारे धर्मपेट में कॉर्पोरेशन के सीईओ ये रहते कौन से दिन की बात है? 14 अक्टूबर की या 13 अक्टूबर की? 14 14 अक्टूबर अक्टूबर की की सुबह। आज सुबह की 14 अक्टूबर की सुबह की बात है। हाँ। तो हाँ। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के घर गया, उनको बताया कि कॉर्पोरेशन के लॉबी में जो नई कुर्सी आई है वो कुर्सियां बाबा साहब के डाइस के लिए चाहिए। चाहिए। उन्होंने तुरंत हमारे सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन के चिटनीस उनको फोन किया और उनको बताया। मैं इनकी चिटनीस साहब के घर गया, उन्होंने एक चिट्ठी दी। वो चिट्ठी लेकर के मैं कॉर्पोरेशन के वर्कशॉप में गया। वहाँ कॉर्पोरेशन की सारी ट्रकें खड़ी रहती थी, तो ट्रक में भर करके कॉर्पोरेशन की लॉबी से हॉल से वो कुर्सियां स्टेज तक पहुंचाने के लिए उस ट्रक का इस्तेमाल करना चाहते। लेकिन उस दिन दशहरा होने के कारण वो ड्राइवर का कहना था कि जब तक गाड़ी की पूजा नहीं होती तो तुम मैं ट्रक नहीं चला। गाड़ी बाहर नहीं निकालूंगा। ऐसी हालत में मैं निराश होकर के पड़ोस में ही चिटनीस पार्क में समर्थ आरपी समर्थ का मकान था। हाँ। वहाँ उनके घर पहुंचा और उनको बताने के लिए, लेकिन वो एनईएलपी के प्रोग्राम में वहाँ एनईएलपी के ऑफिस में पहुंच गए, इसलिए गाड़ी की भी व्यवस्था होना मुश्किल है। मैं उनको नहीं हो फोन सकता। किया हाँ। समर्थ साहब को कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, हाँ। हाँ। हमें आपकी मेयर की गाड़ी चाहिए। और उन्होंने बोला पुलझले, मैं मेयर करके यहाँ कार्यक्रम में आया हूँ हाँ। और गाड़ी छोड़ नहीं सकता अभी। हाँ। मैंने अब मेरे पास में जो गाड़ी थी हाँ। वो भी छोड़ दी, क्योंकि उसको ऑक्टर वसूल करने के लिए वो अच्छा। गाड़ी को सुबह ही जाना था। अच्छा। अब वहां से पैदल पैदल निकला मैं निराश होकर के कि दोनों में से एक भी काम एक भी नहीं काम हुआ। नहीं हुआ। आकर के शुक्रवार तालाब के किनारे पर बैठ गया, सोचते हुए क्या करे। उतने में एक साइकिल रिक्शा दिखा। हाँ। उस वक्त ऑटो रिक्शा नहीं थे। हाँ। साइकिल रिक्शे में बैठ करके मैं दीक्षाभू आने निकला। उतने में रास्ते में ये लोहा पुल के पास में कॉर्पोरेशन की ट्रक कुर्सियां लेकर के आते हुए दिखा। हाँ। उस ट्रक को हाथ दिया और रिक्शा छोड़ करके मैं ट्रक में बैठ गया। वहां से वहाँ डाइस तक कुर्सियों के ट्रक में बैठ करके आया। पुलिस वाले ट्रक जाने नहीं देते थे, लेकिन उनको रिक्वेस्ट करते करते कि बाबा साहब के डाइस की कुर्सियाँ नहीं पहुँचेंगी तो कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसा करते करते डाइस तक कुर्सी का ट्रक निकला पहुँचा। लेकिन दुर्भाग्य कि उस वक्त बाबा साहब डाइस पर पहुँच चुके थे। ओह। वो खुर्चियाँ वहाँ नीचे में रखी हाँ। गई। हाँ। हाँ। और बाबा साहब के लिए उस वक्त में पड़ोस के बंगले से 2 कुर्सियां लेके आए थे कार्यकर्ता। हाँ वो जी। कुर्सियों पे बैठ करके बाबा साहब ने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया। ऐसे परिस्थिति अनेक अड़चनों में ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। हाँ। बाबा साहब का कहना था कि मुझे धम्म दीक्षा देने के लिए हाँ। भारत में जो सबसे वयोवृद्ध भिक्षु है वो चाहिए, मेरे से बड़ा भिक्षु होना चाहिए। और भारत में एक ही एक ऐसा भिक्षु था
भिक्षु महस्तवीर चंद्रमणि जी, जो कुशीनगर में रहते थे, बर्मी भिक्षु थे लेकिन कुशीनगर में रहते थे। उनको लेने के लिए कि रेलवे के जो गार्ड और कुछ कर्मचारी थे, वो बोले भी रेलवे में काम करते थे, उनके सहयोग से उनको लेने के लिए कुशीनगर लोग पहुंच गए और उनके एक दिन पहले यहाँ लेके आए। उसी प्रकार बाबा साहब के स्टेज के ऊपर में भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति चाहिए थी। ये बड़ी मूर्ति कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। फिर कहाँ से लाई वो बड़ी मूर्ति? अब वो मूर्ति एक ही जगह थी। हाँ। वो नागपुर के म्यूजियम में। अच्छा, जो नागपुर म्यूजियम में, वहाँ नागपुर म्यूजियम में वो मूर्ति थी। अब वो मूर्ति कैसे मिला है? हाँ। अब रात का समय है, पता करते करते पता लगा कि पेंडरकर करके वहाँ म्यूजियम के रेक्टर है, वो उन्होंने मूर्ति दी है वहाँ पर, उनकी परमिशन चाहिए। रात को उसके घर पहुंचे और म्यूजियम खोल करके वो मूर्ति रात को, 13 अक्टूबर की रात की बात है। 13 अक्टूबर के रात को वो मूर्ति वहाँ स्टेज पे ले आई। इसी प्रकार ये धम्म दीक्षा के कार्यक्रम में अनेक अड़चने आते हुए भी ये कार्यक्रम बड़ा यशस्वी हुआ। फुलझेल साहब, 14 अक्टूबर 1956 का जो कार्यक्रम है वो आपने देखा, उस कार्यक्रम में आप खुद उपस्थित थे, और इतना ही नहीं तो ये कार्यक्रम की सफलता के लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उस वक्त किस प्रकार का यहाँ दीक्षांत पर वातावरण था, लोगों में किस प्रकार से हर्षोल्लास था, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि धम्म दीक्षा लेने के लिए जो भी व्यक्ति उपस्थित रहे वो शुभ्र वस्त्र परिधान करके आए। इसलिए उस वक्त में जो बंबई से लेकर के तो पूरे विदर्भ और दिल्ली से जो लोग आए, सब रास्तों पे आपको सफेद वस्त्र पहने हुए लोग आपको दिखते थे। दिल्ली के जो समता सैनिक दल और जो कार्यकर्ता आए थे, उनको रहने की व्यवस्था रामदास पेट के प्राथमिक शाला में की गई थी। कॉरपोरेशन के आजू बाजू में जितनी भी शालाएं थी, ये सब उस कार्यक्रम के लिए रिजर्व करके रखी थी। वहाँ बाहर गांव से आने वाले सब कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई थी। दीक्षा भूमि के सामने आज जो सब मकान दिखते हैं, हाँ हाँ, ये मकान वहाँ कोई भी नहीं थे। अच्छा, जो लक्ष्मी नगर है वहाँ उस वक्त कुछ भी नहीं था। एक मकान था, हाँ जी, पुराना मकान, बाकी कोई मकान नहीं थे। ये सब खेती की जमीन थी। हाँ। और जब बाबा साहब स्टेज पे आप पहुंचे, लोगों ने जोरों से जल्लोष किया और बाबा साहब ने जैसे पूरा परिसर कॉरपोरेशन की तरफ से पूरे मजदूर लगा करके उस सामने के रोड के पर नाली बना करके वहाँ पे पानी बह जाने के लिए व्यवस्था की गई और 100 पानी के नल वहाँ लगाए गए। वहाँ से डायरेक्ट अंबाझरी तालाब से लाइन डाल करके वो पानी के नल लगाए गए। 24 घंटा पानी की व्यवस्था की अंबाझरी तालाब से। इस प्रकार पानी की व्यवस्था की गई। संडास की व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों को आदत थी खुले मैदान में शौचालय जाने के लिए, और एक पूरी खेती की जमीन अंबाजी तालाब नजदीकी था। लोगों ने जाकर के अपने नहाने का कार्यक्रम वहाँ किया। ये तो हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शकों को भी ये जानकारी चाहिए कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग करके बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उस वक्त लोग
क्या सोच थी, लोगों में किस प्रकार का आनंद था, लोगों की क्या भावना थी और लोगों की क्या विचार थी, क्या क्या प्रतिक्रिया थी, ये हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। चारों तरफ से लोग यहाँ दीक्षा भूमि सुबह पहुंच गए। पूरा दीक्षा भूमि का ये मैदान बिल्कुल सफेद वस्त्रों से आच्छादित ऐसा दिखता ओहो। था। जब बाबा साहब स्टेज पे आ पहुंचे, लोगों ने जोरों से जल्लोष किया हाँ। और बाबा साहब की जय से पूरा परिसर गूंज उठा। ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब स्टेज पर आए और बाबा साहब ने हाँ। स्टेज पर आते बरोबर हाँ। और उस वक्त बाबा साहब अपने सफेद वस्त्र में पूरा शर्ट बाबा साहब भी सफेद वस्त्र बन के आए थे, सभी लोग और वहाँ सफेद वस्त्र और बन कर आए थे। उमरेट की धोती पहन कर आए थे। अच्छा, उम्र की। हाँ। उनको उमरेट की धोती बहुत पसंद थी। ओहो। उमरेट की जो किनारी की धोती थी हाँ। वो उनको बहुत पसंद। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बाबा साहब के जो भी कुछ फोटो है वो हमें सूट बूट में दिखते हैं। बाबा साहब हमेशा सूट और बूट में रहते थे, लेकिन धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में बाबा साहब ने धोती पहनी थी और वो भी उम्रेर से लाई थी और उन्होंने पहनी थी। बहुत बड़ी बात है कि, और बाबा साहब ने आदेश दिया था कि सब लोग सफेद में आना चाहिए, और बाबा साहब भी खुद सफेद वस्त्र में आए और धोती पहन के आई। और इसलिए धम्म दीक्षा का जो फोटो है उसमें बाबा साहब धोती पहन कर दिखाई देते हैं। हाँ। बाबा साहब स्टेज में आने के हाँ बाद जी। में तुरंत वो भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने गए हाँ। हाँ। और भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर के हाँ। करीबन 5 मिनट तक वो भगवान बुद्ध के सामने माथा टेके रहे। हाँ। इतने भावनावश हो गए थे कि वो उन्होंने अपनी मूर्ति के सामने से सर नहीं हटाया। जब उन्होंने सर उठाया तो भिक्षु चंद्रमणि उनके बाजू में बैठे थे। उन्होंने उनको पंचशील तीसर और पंचशील की दीक्षा दी। बाबा साहब ने त्रिशन और पंचशील ग्रहण किया और तुरंत उठकर माइक पर गए और बोले, मैं अभी बुद्ध धर्म स्वीकारा हूँ, मैं बुद्ध हो गया है, मैं आपको धम्म दीक्षा दूंगा। जिनको भी मेरे साथ में धम्म दीक्षा लेना है वो खड़े हो जाए। सारा जन समुदाय पूरे खड़े हो गए। खड़े हो गए। पिन ड्रॉप साइलेंस था बिल्कुल। बाबा साहब ने त्रिशन पंचशील लोगों को दिया और उसी साथ में बाबा साहब ने इस 22 प्रतिज्ञा का दीक्षा विपरीत दीक्षा विधि के बाद में उनको पठन करवाया। तो उनको बाबा साहब को मालूम था कि सदियों से हम इस हिंदू धर्म में रहे हैं, ये जो संस्कार है ये जल्दी निकलना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने उसी वक्त प्रतिज्ञा दी कि मैं ये जो 22 प्रतिज्ञा है इसका उच्चारण किया और उसके साथ में लोगों ने भी उच्चारण किया और अपना पुराना धर्म की उसकी जो निष्ठा थी वो कायम के लिए उन्होंने छोड़ दिया। फुलझर साहब, ऐसा बताया जाता है कि बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दी, उस वक्त उन्होंने वो प्रतिज्ञाएं लिख कर लाए थे और बड़े अक्षर में लिख कर लाए थे। और जब बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को प्रतिज्ञाएं दे रहे थे, उस वक्त उनकी आंख पर चश्मा नहीं था। तो ये बात सही है, ये जो बताया जाता है कि बाबा साहब ने उस वक्त चश्मा नहीं पहना था।
हो सकता है, मुझे याद आ, नहीं है। और ही महत्वपूर्ण है कि जैसा कि आपने बताया कि लोग हिंदू धर्म के गुलामी में अभी तक थे और उनको बाहर निकलना, यानी हिंदू धर्म का त्याग करना और बुद्ध धर्म का स्वीकार करना, इसके संदर्भ में लोगों को सही सही जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिनिधि कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम अभी बौद्ध बन रहे हैं, बौद्ध बनने के बाद हमारी जो भूमिका है, हमारा जो कर्तव्य वो क्या है, और हिंदू धर्म का त्याग करना, यानी किस बात का त्याग करना, और बुद्ध धर्म का स्वीकार करना, इसका मतलब हमें क्या करना है। तो इस संदर्भ में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं उस वक्त लोगों को दी थी। उसके बाद फिर 22 प्रतिज्ञा के बाद फिर बाबा साहब का भाषण नहीं हुआ ना पहले। उसके बाद में बाबा साहब ने कहा कि लोगों के बहुत से प्रश्न हैं, हाँ जी। इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं कल ओह, इसी वक्त में दीक्षा भूमि पर दूंगा। और दूसरे दिन 15 तारीख को बाबा साहब का विस्तृत भाषण इस दीक्षा भूमि पर हुआ। एक सवाल है कि दीक्षा भूमि पर जो पहला धम्म दीक्षा समारोह हुआ जो 1956 में, तो वो उस कार्यक्रम के बाद फिर दूसरा कुछ सांस्कृतिक या बुद्ध धर्म पर कुछ कार्यक्रम हुआ यहाँ दीक्षा भूमि पर? पहले से ही तय था हाँ जी। कि मिलिंद विद्यालय के विद्यार्थियों ने युग यात्रा करके एक नाटक तैयार किया था। वो नाटक वहाँ के प्रिंसिपल चिटनीस साहब के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। उस नाटक का प्रयोग शाम को दीक्षा भूमि पे हुआ। उसके बाद में दूसरे दिन बाबा साहब जब दीक्षा भूमि पहुंचे, उन्होंने अनेक प्रश्नों के उत्तर उस वक्त में दिए। एक करीब 1.25 घंटे का भाषण उनका बहुत विस्तृत ऐसा भाषण था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आरएसएस का गढ़ है, इसलिए मैंने नागपुर शहर का चयन किया। कुछ लोग कहते हैं कि नागपुर शहर, यहाँ बाबा साहब ने धम्म दीक्षा क्यों ली। मैं इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ कि नागपुर शहर का मैंने चयन इसलिए किया, नागपुर शहर और ये विभाग पूर्वी नागलोक का था, नागलोक का वास्तव था, और नागलोक सब बुद्ध थे। बराबर। इसलिए मैंने नागपुर के भूमि का चयन किया। ये बाबा साहब का ख्याल हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरा भी एक बात है कि नागपुर के कार्यकर्ताओं पे बाबा साहब का दृढ़ विश्वास था। उनको लगता क्या था कि नागपुर शहर में जो भी कार्यक्रम हुआ वो ये कार्यकर्ता यशस्वी करेंगे, और इसी उद्देश्य से उन्होंने ये नागपुर शहर का चयन किया, क्योंकि उस वक्त में सारे देश से लोग उनके पीछे लगे थे कि बाबा साहब धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हमारे यहाँ ले। बम्बई के लोगों ने तो तैयारी भी करना शुरू कर दिया था। सारनाथ में कार्यक्रम ले करके यूपी के लोग पीछे लगे थे, लेकिन बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि का चयन किया। तो बाबा साहब ने यहाँ दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद यहाँ से धम्म के संदर्भ में प्रचार कार्य हुआ। तो उस वक्त तो ये सरकार की जमीन थी। बाबा साहब ने यहाँ बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद ये क्रांति भूमि हुई, और आज हम देखते हैं कि
यहाँ बड़ा बौद्ध स्तूप है और बहुत कुछ एक्टिविटीज जो है बुद्ध धर्म के संदर्भ में शिक्षा के संदर्भ में यहाँ चल रही है। तो फिर ये जमीन जो पहले सरकार की थी तो वो मिलाने के लिए किस प्रकार का प्रयास हुआ, किस प्रकार के आंदोलन यहाँ अपने लोगों ने किया है, तो उस संदर्भ में आप बताइए। बाबा साहब ने 15 तारीख के भाषण में ही बताया था। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब आप धम्म परिवर्तन करने के बाद में आपकी जो सहूलियतें हैं सब सहूलियतें निकल जाएंगी बंधन वाली, और आपके जो अनुयायी है आपके साथ में नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने कहा, एक वेश्या का उदाहरण दिया उन्होंने। कि कमाटीपुरा में जो वेश्या रहती है वो अपना देह बेच करके अपना उधर नियाह करती है और खीमा रोटी खाती है। वो ऑर्डर देती है, यूसुफ मेरे लिए 1 प्लेट खीमा रोटी, लेकिन मेरे अनुयायी भूखा पेट रह करके भी धम्म का और पक्ष का कार्य करते हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि धर्म परिवर्तित करने के बाद में ये सहूलियतें सब चले जाएंगी। आप लोग फिक्र न करें, ये सब सहूलियतें मेरे जेब में है। हाँ, ये बात सही है। आपने जो कहा कि लोगों को डर था कि यदि हमने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली तो हमारा जो आरक्षण वो खत्म होगा, और ये ज्यादा चिंता अपनी जो राजकीय कार्यकर्ता जो थे उनको थी। तो और एक बात है कि शुरू में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो नेता लोग थे वो धर्मांतर के विरोध में थे, तो जब ये दीक्षा समारोह तो उसमें थे सब लोग। सब लोग थे। अच्छा, हाँ। लेकिन स्टेज पे कोई नहीं था, सामने बैठे थे। हाँ, जब मैंने देखा कि औरे बाबू और इतर कार्यकर्ता लोग हाँ, सब सामने बैठे हुए हैं नीचे, हाँ, मैंने उनको लेकर के स्टेज पे बिठाया ओ, और बाबा साहब के बाजू में नीचे डायस पे वो बैठ गए। लेकिन 7 तारीख को यहाँ नागपुर की शोकाकुल जनता ने कस्तूरचंद पार्क में इकट्ठा होकर के एक विशाल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। इस सभा में लोगों ने तय किया कि बाबा साहब का भव्य दिव्य सा स्मारक अच्छा, नागपुर शहर दीक्षा भूमि पे होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको फिर से पूछना चाहूंगा कि इस भूमि पर बाबा साहब ने दीक्षा ली और ये भूमि हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि इस भूमि को एक महत्व प्राप्त हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ क्रांति की। यह हमारी क्रांति भूमि है, तो ये क्रांति भूमि हमें मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में जो कुछ आंदोलन हुआ है वो किस प्रकार रहा? हमारा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देने के बाद में तुरंत ही 2 महीने के भीतर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। यह खबर 6 दिसंबर 56 को नागपुर आके पहुंची। सब लोग इधर उधर घूमने लगे। बाबा साहब के इसमें शोकाकुल जनता क्या करे ये सब। हम लोग यहाँ से बम्बई पहुंचे। हाँ, क्योंकि बाबा साहब का शव दिल्ली से बम्बई स्पेशल हवाई जहाज से ले जाने वाले थे। दूसरे दिन सुबह हम वहाँ पहुँच गए। हम लोग नागपुर में नहीं थे, लेकिन 7 तारीख को यहाँ नागपुर की शोकाकुल जनता ने
कस्तूरचंद पार्क में इकट्ठा होकर के एक विशाल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। इस सभा में लोगों ने तय किया कि बाबा साहब का भव्य दिव्य सा स्मारक ओह, अच्छा। नागपुर शहर दीक्षा भूमि पर होना चाहिए। उस दृष्टि से कार्यकर्ता काम को लगे। एक समिति स्थापन करने में आई 31 लोगों की। हाँ, उस समिति में बाबा साहब की जितनी भी विभिन्न संस्थाएं थी, सबके 3-3 प्रतिनिधि लेकर के और कुछ नागपुर शहर के ज्येष्ठ नागरिक, अच्छे नागरिक जो है, उनको लेकर के 31 लोगों की एक समिति बनाई गई और उस समिति का सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन किया गया 1957 में। अच्छा। उस समिति ने अपना कार्य शुरू किया, क्योंकि जब तक ये दीक्षा भूमि अपने को स्मारक समिति को प्राप्त नहीं होती तब तक स्मारक बना नहीं सकते। इस दृष्टि से राज्य सरकार से पत्र व्यवहार शुरू हो गया। और एक बात, 1 नवंबर से रिऑर्गेनाइजेशन होने के बाद में मध्य प्रदेश सरकार की राजधानी नागपुर थी, वो बदल करके बम्बई राज्य की राजधानी मुंबई में चली गई। हम लोगों को सब मुंबई में अपना पत्र व्यवहार करना पड़ा। उस वक्त के पहले जो मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई, बहुत ही एडमेंट आदमी था। वो बोले मैं एक जगह भी इस कार्य के लिए नहीं दूंगा। ऐसी परिस्थिति में जगह मिलना बहुत कठिन काम था। आवड़े बाबू के नेतृत्व में 1957 के पहले धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में यहाँ जब दीक्षा भूमि का कार्यक्रम हुआ, उस वक्त में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ दीक्षा भूमि पर प्रस्थापित की गई रातों रात। और ये कौन से तारीख की बात है? उसी 1957। और एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि दीक्षा भूमि के बारे में आपको पूरी जानकारी है। 1956 में धम्म दीक्षा का समारोह हुआ, उसके बाद 1957 में यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, तो वो कैसे लोग खुद आए या फिर समिति ने उन लोगों को बुलाया था कि यहाँ अपन कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आप सभी आइए, तो क्या कैसा हुआ वो? कोई बुलाने की जरूरत नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। लोगों की भावना थी। हाँ। उनको सिर्फ इतना पता लगा कि हाँ। वर्धापन दिन है। हाँ। और हमें जाना है दीक्षा भूमि। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दादा साहब गायकवाड़ की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। बाबा साहब ने जो ऐलान किया था कि नागो गोरे, लोहिया जी वगैरह इनको पत्र व्यवहार करके, लोहिया यसम जोशी जी जो पत्रवार हुआ था कि हाँ, पत्रवार जो हुआ था, उन्होंने उसमें बताया था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन विसर्जित कर करके मैं रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करना चाहता हूँ। ये सब सोशलिस्ट ग्रुप जो है वो बाबा साहब के साथ में थे, लेकिन बाबा साहब न रहे और इस योजना का जो सफल उसका फल मिलना था वो न हो सका। इसलिए 57 में नेताओं ने तय की कि बाबा साहब के विचारों से प्रेरित रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करें और 1957 में यहाँ रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना इसी दीक्षा भूमि पर। इसी दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात उसी और उसमें कुछ लोगों का विरोध था, इसलिए कि उनको ऑफिस बेरर बनना था। कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ ने बैरिस्टर खोबरागड़े जो बाबा साहब के वक्त में पार्टी के सेक्रेटरी थे, उनको ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बनाना तय किया।
और एन शिवराज ये जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हीं को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का तय किया और दादा साहब गायकवाड़ खुद अलग रहे। लेकिन औड़े बाबू वगैरह जो लोग थे, उनकी इच्छा थी कि वो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बने। बैठो खोबरागड़े नया आदमी है, उसको न बनाया जाए। और इसी भावना से उन्होंने वहाँ एक मुद्दा प्रस्तापित किया कि ये जो कमेटी है ये अस्थायी होना चाहिए। तो फिर बाद में तय हुआ कि ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो कमेटी है ये अस्थायी रहेगी, 1 साल तक सभासद होने का काम करेगी और उसके बाद में अगले साल धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन पार्टी का इलेक्शन होगा और फिर उसमें जो चुन के आएगा वो स्थायी समिति बनेगी। वो स्थायी समिति बनेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सभासद होने का कार्यक्रम कुछ व्यवस्थित पार नहीं पड़ा और इसलिए वो इलेक्शन भी नहीं हो सके। इसका अर्थ यह है कि त्रिभुवन पक्ष के स्थापना से ही जो उनके नेता थे, उन नेताओं में टकराव आया और तभी से विभिन्न पक्ष का जो विभाजन हम जो तुरंत वो कुछ चंद महीने के बाद उसका विभाजन हुआ। तो ये तो हम लोग को जानती इसके बारे में। लेकिन फुलझले साहब जी, यहाँ जो अभी बौद्ध स्तूप बना है, तो उसके पहले ये जमीन अपने कब्जे में लाने के लिए, अपने स्मारक समिति को मिलने के लिए जो कुछ प्रयास हुए उसके बारे में आप बताइए। तो ये जमीन मिलने के लिए महाराष्ट्र सरकार से उस वक्त के बम्बई राज्य से तो कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ही विरोध में था। हाँ, हमने पूरे जागतिक बुद्धि संगठन को एक निवेदन द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया कि ये दीक्षा भूमि की जो 14 एकड़ जमीन है, हाँ, वो स्मारक समिति को मिलना चाहिए और इसलिए राज्य सरकार को आप बाध्य कीजिए। इन सब बातों को लेकर के 6 साल तक झगड़ा चलते रहा। अच्छा, आखिर यहाँ बजाज नगर, अभ्यंकर नगर में 1959 में हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में पूरे कांग्रेस के नेताओं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सब आने वाले थे। हमने तय किया कि एक भव्य मोर्चा निकाल करके उस अधिवेशन के ऊपर में जाए और डेपुटेशन में प्राइम मिनिस्टर को मिले। तो उस मोर्चा में सभी नेताओं, दादा साहब गायकवाड़ के नेतृत्व में ये मोर्चा निकला और कांग्रेस सेशन पे वहाँ पहुंचा। वहाँ डेपुटेशन में दादा साहब गायकवाड़ के समवेत हम सब पुढारी नेता लोग सब वहाँ पहुंचे और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू से मिलने की गुजारिश की। अच्छा, वहाँ नेहरू जी भी आए थे। हाँ, तो उन्होंने नेहरू जी को बुलाया, हमको बैठने की जहाँ व्यवस्था थी वहाँ नेहरू जी आए, ऐसे हमारे सामने बैठे। उसी वक्त में राज्य के मुख्यमंत्री यशवंतराव जी चौहान थे। महाराष्ट्र राज्य बन चुका था और मोरारजी देसाई वहां से हट गए थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ऐसे वक्त में हमने नेहरू जी से कहा कि बाबा साहब ने यहाँ धम्म दीक्षा ली है और यही हमारा भावना का प्रश्न है। ये 14 एकड़ जमीन हमें बाबा साहब का स्मारक उभारने के लिए मिलना चाहिए। नेहरू जी एकदम बोले, क्या अड़चन है? बोले,
मिल जाएंगी बोले। यशवंतराव जी है, हाँ हाँ। आपको दे देंगे। ओह। अब यशवंतराव जी चौहान और दादा साहब गायकवाड़ इनकी दोस्ती थी। हाँ। कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ के प्रवेशा से यशवंतराव जी चौहान उन्होंने सरकारी अड़ंगे अड़ंगे निर्माण होने के बावजूद भी यशवंतराव चौहान उन्होंने 14 एकड़ जमीन हाँ। दीक्षा भूमि स्मारक समिति को प्रदान कौन से साल में दी वो जमीन? वो 15 अगस्त 1961 में जमीन ली। उस वक्त के अपने डिविजनल कमिश्नर यू शेख, हाँ जी। इनके हाथों से दीक्षा भूमि का दान पत्र हमें इस जगह पे प्राप्त हुआ। आपको ये जो दीक्षा भूमि की जमीन जो 14 एकड़ की है वो मिली, उसके बाद इस दीक्षा भूमि पर बाबा साहब का भव्य स्मारक होना चाहिए, ये कल्पना आप लोगों ने की। तो मुझे बताइए कि यहाँ बौद्ध स्तूप ही बनना चाहिए या और किसी प्रकार का स्मारक बनना चाहिए, ऐसे कुछ अलग अलग विचार उस वक्त आए होंगे और बाद में स्मारक समिति ने यहाँ बौद्ध स्तूप बनाया। तो उस बारे में किस प्रकार के लोगों के विचार थे और फिर आपने तय किया यहाँ नहीं बौद्ध स्तूप बनाना चाहिए, तो इस संदर्भ में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। बाबा साहब के विचारों से इस दीक्षा भूमि की 14 एकड़ जमीन पर, मुझे तो पहले ऐसा लगता था कि इतने बड़े 14 एकड़ जमीन का मैं क्या करूँ, पूरा घास उगेगा इस जमीन के ऊपर में, क्योंकि लोगों से कोई फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसकी अपेक्षा नहीं थी। मैं जब 1963 में दादा साहब गायकवाड़ अध्यक्ष बने, उन्होंने आग्रह किया कि मुझे फुलझेले साहब ही सेक्रेटरी चाहिए। उनके आग्रह से मैं इस दीक्षा भूमि स्मारक समिति का सेक्रेटरी बना। सेक्रेटरी बनने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि इतना बड़ा भव्य दिव्य सा स्मारक जो लोगों की इच्छा है कैसा बनाऊं। कहाँ से के अड़चन से स्तूप को बनाने में धीरे धीरे 20 साल लग गए। स्तूप पूरा हो जाने के बाद में हमने तय किया था कि स्तूप का उद्घाटन होगा तो राष्ट्रपति नारायण जी के हाथ से ही होगा, बाकी दूसरे किसी के हाथ से नहीं होगा। कहाँ से पैसा आएगा और इसके लिए कितने साल लगेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। इसीलिए बाबा साहब का शैक्षणिक स्मारक इस दीक्षा भूमि पर स्मारक की पहली पायरी करके नींव आपने रखी, डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद में धीरे धीरे लोक प्रभाव बढ़ते गया। गवी साहब के सहकार्य से राज्य सरकार से दान मिलने के बाद में धीरे धीरे इस काम को शुरुआत की गई। पहले 2-3 लोगों ने, जैसा कि मनोहर भाई पटेल ने यह आश्वासन दिया था कि मैं 100 दिन में ये स्मारक का निर्माण कर दूंगा। इसी दूसरे से उन्होंने उनका जो आर्किटेक्ट था बम्बई का कादरी, उनके तरफ भेजा। अब उन्होंने बाबा साहब के स्मारक का जो नमूना हमको बताया, हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन्होंने गांधी स्मारक के जैसा ये मट्टी का ही बोला, ये नहीं चाहिए, बुद्ध धर्म का इसमें प्रतीक हो, ऐसा स्मारक चाहिए। उसके बाद में हमारे यहाँ के नरेश वाड़के करके आर्किटेक्ट थे, उनसे संपर्क करके एक उन्होंने स्मारक का नमूना दिया,
लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए मैं और गानार दोनों ने मिल करके यहाँ के नामांकित आर्किटेक्ट शिवदलमल जी, इनसे संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि बाबा साहब के स्मारक के लिए आप हमें ऐसा एक मॉडल दे कि जो बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करेगा। वो तो पहले उन्होंने ना किया, बोले ये नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने 2 साल तक पूरे बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट का अध्ययन किया और हमें 4 मॉडल उन्होंने दिए इसी प्रकार के। उसमें से सबसे अच्छा मॉडल जो था, जो अभी हमने उसको चयन किया और उसके काम के लिए शुरुआत की। 1972 में काम को शुरुआत हुई, लेकिन निधि के अभाव में यह काम जहाँ के वहीं रहा। जो मुख्यमंत्री आते गए, वसंतदादा पाटिल ने 1 लाख रुपया दिया, बाद में शरद पवार आए, उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया। ये इतने छोटों से निधि से स्मारक का काम होना कठिन था। लेकिन 1981 में जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का 50वां महोत्सव हमने यहाँ दीक्षा भूमि पे संपन्न किया, उस वक्त मुख्यमंत्री A.R. अंतुले इनको निमंत्रित किया। वो आए यहाँ, बाबा साहब के स्मारक की जगह में जाकर के फूलमालाएं चढ़ाए और स्टेज पर पैदल चलते हुए वहां तक आए। ये पूरे लोग जन समुदाय के बीच में से उस वक्त में शुरू में तो इस स्मारक की कल्पना और उसका ये जो मॉडल था, उसकी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए थी। लेकिन जब अंतुले साहब आए तो उनसे मांग करने के लिए हमने 1 करोड़ रुपए का मॉडल की वैल्यू बताए और उनको बताए कि बाबा साहब के स्मारक के लिए राज्य सरकार से कम 25% रकम हमको मिलना चाहिए। अंतुले साहब खड़े हुए और बोले, बाबा साहब के स्मारक के लिए 25%, इससे क्या होगा? और उन्हें 75% अनुदान देने का जाहिर किया और 15 लाख का चेक उन्होंने स्मारक समिति को सुपुर्द किया। दुर्भाग्यवश 1 महीना भर के अंदर ही अंतुले साहब का मुख्यमंत्री पद हाईकोर्ट के निर्णय से चले गया और वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद में जो भी मुख्यमंत्री आए वो कट्टर मराठे थे। उन्होंने बाबा साहब के लिए स्मारक के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। जब शरद पवार पुनः राज्य के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अंतुले साहब ने जो घोषित किया था 75 लाख रुपए का, वो उन्होंने पूरी रकम दी। उसके अलावा और 25 लाख रुपए अपने फंड से उन्होंने दिया। जब 81 के बाद में इस स्मारक को गति प्राप्त हुई और स्मारक मूर्त स्वरूप लेने लग गया। ऐसा करते करते बदलती हुई योजना के अनुसार पहले सीमेंट कंक्रीट का फ्लोरिंग था, ऊपर सीमेंट का प्लास्टर था। इस सब बदलते हुए यहाँ ग्रेनाइट और मार्बल की कल्पना आती गई और खर्च बढ़ते गया। धीरे धीरे ये खर्च
होते गया और नई नई कल्पना आती गई। जब यहाँ बीजेपी का अधिवेशन नागपुर शहर में था, उस वक्त अटल बिहारी सरकार थी। अटल बिहारी नागपुर में आए, उन्होंने दीक्षा भूमि विजिट की। उनको हमने बताया कि बाबा साहब के स्मारक को पूरा करने की और 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा दे दिया और तुरंत 1 महीने में 1 करोड़ का चेक उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भेज दिया। ऐसे परिस्थिति में स्मारक का काम आगे बढ़ते रहा और दिन पर दिन सरकारी अनुदान मिलते गया और इस स्मारक का ये मुहूर्त तो बन गया। बौद्ध स्तूप जो यहाँ बनाया गया, जो बाबा साहब की धम्म दीक्षा का स्मारक के रूप में यहाँ खड़ा है, तो ये इस स्तूप का अनावरण कब हुआ? पैसों के अड़चन से स्तूप को बनाने में धीरे धीरे 20 साल लग गए। स्तूप पूरा हो जाने के बाद में हमने तय किया था कि स्तूप का उद्घाटन होगा तो राष्ट्रपति नारायण जी के हाथ से ही होगा, बाकी दूसरे किसी के हाथ से नहीं होगा। 2 बार उन्होंने उद्घाटन की तारीख दी, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आती गई, उनकी तबीयत बिगड़ती गई और ऐसे वजह से ये कार्यक्रम की तारीख बदलती गई। लेकिन 18 दिसंबर 2001 में इस स्तूप का उद्घाटन नारायण जी के हाथ से हुआ। फुलझले साहब, बाबा साहब ने ये कहा था कि मुझे पूरा भारत बौद्ध में बनाना है, तो बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए इस दीक्षा भूमि पर से कौन कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं या कौन सी योजनाएं इसके संदर्भ में आपने बनाई हैं और कौन सा इसके पहले कार्य हुआ? जैसा कि यहाँ पहले भदंत आनंद कौशल जी रहते थे और कुछ बौद्ध भिक्षु रहते थे, तो किस प्रकार से ये कार्यक्रम चला ताकि बुद्ध धम्म का प्रचार हो? जब कॉलेज की निर्मित हो गई तो धीरे धीरे कॉलेज का परिसर बढ़ने लग गया। भदंत आनंद कौशल्यायन जी उस वक्त में श्रीलंका में थे। हाँ जी। वो नागपुर आए तो मेरे घर 15-15 दिन रुकते थे। उनका एक ही कहना था, फुलझले जी, मैं वहाँ श्रीलंका में कुछ 50 लड़कों को हिंदी पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं यहाँ आऊँगा तो दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म का एक केंद्र होगा और पूरी दुनिया में यहाँ से संदेश जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नागपुर आना चाहता हूँ। मैंने उनके लिए ये सारी व्यवस्था कर दी। इतना बड़ा भव्य बुद्ध भिक्षु निवास उनके लिए बनाए और वहाँ वो वास्तव के लिए रहे। कुछ दिन रहने के बाद में हमारे साथ में भदंत आनंद कौशल्यायन जी जापान आए। हम लोग राजगीर में बुद्ध स्तूप के उद्घाटन के लिए गए। अन्य धार्मिक कार्यक्रम में जाते रहे। उस वक्त तक काफी अच्छा सहयोग भदंत आनंद कौशल्यायन जी के। सही है। तो और एक मुझे बात पूछनी है कि हम बोधि वृक्ष की छाया में बैठे हैं, तो ये जो बोधि वृक्ष है, ये बोधि वृक्ष का जो पौधा है वो कहाँ से लाया था? इसका कुछ इतिहास है?
भदंत आनंद कौशल्यानी यहाँ आने के बाद में ऐसी कल्पना आई कि बोधि वृक्ष यहाँ दीक्षा भूमि पर होना चाहिए। 1968 में जब ये भिक्खु निवास बना, उस वक्त में भदंत आनंद कौशल्यान जी यहाँ रहने लगे और उन्होंने श्रीलंका में रहते हुए वहाँ की कुछ बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क किया। अनुराधापुर स्थित बौद्ध वृक्ष उसकी शाखा यहाँ ले आने की योजना बनी, क्योंकि ऐसा कहते हैं बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अनेकदा मुसलमानों के स्वारी से नष्ट हुआ है। उन्होंने तोड़ फोड़ करके बोधि वृक्ष नष्ट कर दिया। वहाँ जो है बोधि वृक्ष वो ओरिजिनल बोधि वृक्ष नहीं है। अनुराधापुर स्थित बौद्ध वृक्ष उसकी शाखा यहाँ ले आने की योजना बनी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अनेकदा मुसलमानों के स्वारी से नष्ट हुआ है। उन्होंने तोड़ फोड़ करके बोधि वृक्ष नष्ट कर दिया। वहाँ जो है बोधि वृक्ष वो ओरिजिनल बोधि वृक्ष नहीं है, लेकिन अशोक कालीन। हाँ, बराबर आप जो बता रहे हो बहुत सही है कि अशोक का पुत्र महेंद्र श्रीलंका गया था और बाद में उनकी पुत्री भी संघमित्रा श्रीलंका गई और जाते वक्त उसने कुछ बुद्ध मूर्तियाँ और बोधि वृक्ष की शाखा ले गई थी और जो बोधि वृक्ष शाखा वहाँ अनुराधापुर में लगाए। और मुझे लगता है कि उसी अनुराधापुर की जो अभी जो बड़ा बोधि वृक्ष है उसकी एक शाखा भदंत आनंद कौशल जी ये लाया और यहाँ लगाए। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि बोधि वृक्ष का बोधि गया का जो बोधि वृक्ष की शाखा सिलोन में लेके गए और सिलोन से यहाँ फिर वो शाखा लाई गई। तो इस प्रकार ये हमारे जो संबंध है सिलोन से ये बहुत गहरे और सही मायने में धम्म के संग में हमारे संबंध है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब की ऐसी योजना थी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसलिए उनकी बुद्धिस्ट सेमिनार की संकल्पना थी। जैसा कि आपने बताया कि बाबा साहब भी ये चाहते थे कि सिमनर हिल की जगह है वो कुछ जगह मिलना चाहिए। बाबा साहब को बुद्धिस्ट सेमिनार के लिए मैसूर के एक राजा ने कुछ जमीन दी थी और उस जमीन पर बुद्धिस्ट सेमिनार की बाबा साहब की संकल्पना थी। तो ये दीक्षा भूमि पर उस प्रकार की बुद्धिस्ट सेमिनार होना चाहिए, ऐसी आपकी क्या संकल्पना है? क्योंकि आपने फुलझेले साहब एक बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तो इस स्मारक बनाया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक बनाया और दूसरी बात यहाँ शिक्षा का संकुल खड़ा किया। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए और यहाँ बहुत बड़ा एक आपने शिक्षा का संकुल निर्माण किया। तो यहाँ शिक्षा के संकुल के साथ यहाँ जो बुद्धिस्ट सेमिनरी जो निर्माण होनी चाहिए, उस संदर्भ में आपकी क्या संकल्पना है और आगे आप क्या करना चाहते हैं, इसके संदर्भ में आप जानकारी दीजिए। अशोक पुत्र और पुत्री संघमित्रा इन्होंने जो बोधि वृक्ष की शाखा अनुराधापुर में जाकर के उसका रोपण किया। हिंदू धर्मीय जो जनजातियां है और इतर समाज जो है उनमें भी ये भावना निर्माण हो गई है कि बाबा साहब के बुद्ध धर्म के सिवा अपना धर्म पाए नहीं। आज तक 2000 साल के बाद में भी वो शाखा, वो वृक्ष अभी भी
श्रीलंकन गवर्नमेंट ने निगरानी में वहाँ अच्छी तरह देखभाल होकर के प्रस्थापित है। बाबा साहब की जो इच्छा थी कि यहाँ बौद्ध धर्म का कार्य होना चाहिए, उसी दृष्टि से मैंने श्रीलंका से भदंत आनंद कौशलन को यहाँ ला करके हाँ जी। उनका वास्तव यहाँ किया। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक लोगों ने भदंत आनंद कौशल्या इनको घेर कर उनको ये कहा कि दादा साहब गायकवाड़ बीमार है, अब वो मृत्यु शैया पर है और आप दीक्षा भूमि का कब्जा लेकर के दीक्षा भूमि का कार्य पूरा अपने हाथ में लीजिए। इनके बहकावे में आकर के भदंत आनंद कौशल्या ने ये भी इस दीक्षा भूमि का ताबा लेने के लिए अग्रसित हुए। 4 साल तक जो हमारे संबंध थे वो बिगड़ गए और उसी दरमियान यहाँ सामनेर दीक्षा समारंभ की कल्पना आ गई। आनंद कौशल्या जी की कल्पना के अनुसार हमने यहाँ सामनेर शिविर लिया। करीबन 50 से ज्यादा लोगों ने सामनेर की दीक्षा ली। उसमें गवई साहब भी 8 दिन के लिए सामनेर बने थे। लेकिन उसी दरमियान में क्या झंझट हुई कौन जाने। ये बात सही है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ और आपकी अभी क्या संकल्पना? आप तो काफी आपकी उम्र काफी हो चुकी है, तो भी आपके मन में क्या कि यहाँ क्या होना चाहिए धम्म के संदर्भ में, धम्म के प्रचार प्रसार के बारे में क्या होना चाहिए? आपकी कौन सी ऐसी योजना है कि जो नई पीढ़ी ने वो योजना पूरी करनी चाहिए? जो काम आप नई पीढ़ी पर सौंपना चाहते हो, कौन सा काम है, कौन सी आपकी संकल्पना है? दुर्भाग्यवश बाबा साहब की जितने भी संगठनाएं थी, जैसे आरपीआई में लोगों के गठ हो गए, वैसे धार्मिक क्षेत्र में भी लोग बटे गए और जो गति से धर्म का काम होना चाहिए था वो न हो सका। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे राजकीय पक्ष में या बाकी संगठनों में मतभेद है, लेकिन ये दीक्षा भूमि है। यहाँ बाबा साहब ने हमें दीक्षा दी थी और इसलिए सब लोग जो बाबा साहब को मानने वाले लोग ये दीक्षा भूमि पर आते हैं। दीक्षा भूमि हम सबके लिए है और दीक्षा भूमि हम सबके लिए पवित्र है। दीक्षा भूमि हमारे लिए प्रेरणा भूमि है और इसलिए इस दीक्षा भूमि के आगे क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? और आपकी उम्र काफी हो चुकी है, तो आप हम आने वाली जो पीढ़ी है इन्होंने क्या करना चाहिए? दीक्षा भूमि पर से किस प्रकार का प्रचार प्रसार होना चाहिए? इसके संदर्भ में आप उनको क्या उपदेश देना चाहते हैं या उनको क्या संदेश देना चाहिए कि बच्चों, मेरे जाने के बाद आप लोगों ने इस प्रकार का काम करना चाहिए या इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए, ताकि बाबा साहब की जो अपेक्षा थी कि बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार पूरे देश में होना चाहिए। तो इस संदर्भ में चंद शब्दों में आप अपनी संकल्पना बताइए कि नए पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी ने क्या करना चाहिए? धम्म के प्रचार के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी गांव-गांव लोगों ने बुद्ध धर्म अपनाया। इतना ही नहीं तो आज हिंदू धर्मीय जो जनजातियां है और इतर समाज जो है, उनमें भी ये भावना निर्माण हो गई है कि बाबा साहब के बुद्ध धर्म के सिवा अपना तरनोपाय नहीं।
और इसलिए बहुत से समाज के लोग आज बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने खड़ा है हाँ जी, कि इन सब लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए हम में जो भदंत आनंद कौशल्यायन के बाद में ज्ञानी, अभ्यास पूर्ण और ऐसा कोई भिक्षु नहीं मिले। नहीं है। मुझे अभी सिर्फ एक ही एक भिक्षु नजर में आता है, वो विमल कीर्ति गुणसारी। उनका अभ्यास है, उनका डेडिकेशन है और मैं उनके संपर्क में हूँ। उन्होंने वहाँ वैशाली नगर में एक छोटा सा सेमिनरी का काम शुरू किया है, कॉलेज भी शुरू किया है। उनकी इच्छा थी यहाँ दीक्षा भूमि पर सेमिनरी का काम शुरू किए। मैं उनसे संपर्क करके यहाँ हमने यात्री निवास का निर्माण किया, गवर्नमेंट से पैसा लेकर के। उसके 28 खोलिया है, सब डाइनिंग हॉल है, किचन है, सब है। यदि कोई अच्छा भुक्त मुझे मेरे को मिल जाए उसका संचालन करने के लिए, तो मैं जल्द ही विमल कीर्ति से संपर्क करके यहाँ बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण करने का सोच रहा हूँ और वो कार्य सफल होगा ऐसा लगता है। फुलझेल साहब, यहाँ भदंत संगरखजी जी आए थे जो इंग्लैंड के हैं और जिन्होंने केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया। तो उनका भी आपसे संपर्क हुआ, आपके संपर्क में वो आए और वो संगरखजी जी यहाँ दीक्षापुर आए थे, उसके संबंध में आप हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। बनते संगरक्षित जी और भदंत आनंद कौशल्यायन, ये दोनों कालिम्पोंग में बुद्धिस्ट विहार में कुछ दिन के लिए थे। एक अत्यंत विद्वान भिक्खु करके संगरक्षित जी का मैं आदर करता हूँ। वो दीक्षा समारंभ के पूर्व भी यहाँ नागपुर में आते रहे और धर्मपेट स्थित ए.आर. कुलकर्णी जी, ये इन्होंने जस्टिस नियोगी और ए.आर. कुलकर्णी ने मिलकर के एक बुद्धिस्ट सोसाइटी उस वक्त में निर्माण की थी। उनका ऑफिस सीताबर्डी में था। तो संगरक्षित जी जब आते थे कुलकर्णी के घर रुकते थे और वहाँ से कुलकर्णी, मेरा घर नजदीकी था, मेरे यहाँ भी आते थे। उनकी इच्छा थी कि यहाँ नागपुर शहर में अच्छा विहार बनाए और धम्म का कार्य शुरू करें। इसी दृष्टि से उन्होंने यहाँ जगह का चयन करने का प्रयत्न किया। उनको जस्टिस पुराणिक ने अमरावती रोड में अभी जहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस है, वहाँ पे एक जगह उनको दी थी, दान दी थी संगत जी। तो उनके साथ में हम वहाँ उस जगह के ऊपर में पानी का खोज करने के लिए ट्यूबवेल वगैरह बना सकते क्या, इस दृष्टि से वहाँ परीक्षण करने के लिए हम गए थे। इसका मतलब ये कि नागपुर में स्थायी होकर के उनको अच्छी एक यूनिवर्सिटी या बुद्ध विहार बनाना था। वो एक ज्ञानी भिक्खु थे। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, सब लोग शोकाकुल इधर उधर भटकने लग गए। नागपुर शहर में जगह जगह शोक सभाओं का आयोजन किया गया। कोई भी वक्ता और कोई भी भिक्खु उस वक्त में यहाँ नागपुर शहर में नहीं था।
हम लोग सब बम्बई पहुंच गए थे, लेकिन अकेले संघरक्षित जी यहाँ नागपुर में उस वक्त अचानक आए हुए थे। उन्होंने दिन भर में 10-10, 12-12 सभा दे करके लोगों को शांत करने का प्रयास किया। उनका जब भाषण यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हॉल में हुआ था, सब लोगों ने बड़ी तारीफ की कि इतना विद्वान भिक्खु हमने कभी देखा नहीं। भदंत आनंद कौशलन और संघरक्षित ये दोनों विद्वान यहाँ नागपुर शहर को हमें मिले थे उस वक्त। लेकिन जब संघरक्षित जी इंग्लैंड वापस गए, कुछ दिन तक उन्होंने भिक्खु रह करके धर्म का कार्य बड़े जोशों से किया। न जाने अचानक क्या परिवर्तन हुआ उन्होंने वो नीले वस्त्र पहन करके मुंडन करना छोड़ करके बाल बढ़ा दिए और धम्म का प्रचार वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर इस नाम से शुरू किया। वहाँ आज उनका प्रचार पूरे यूरोप भर में चालू है, और जहाँ बुद्ध धर्म का गंध नहीं था वहाँ वो बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वो यहाँ दीक्षा भूमि में कार्यक्रम में आए थे। उस वक्त वो काशाय वस्त्र परिधान किए हुए भिक्खु थे। हाँ। लेकिन उसके बाद में मैंने जब उन्हें देखा वर्धा के वस्त्र गृह के उद्घाटन के वक्त में, तो वो नीले कपड़े पहने हुए, बाल बढ़ाए हुए, एक लेकिन अच्छा भिक्षु, विद्वान भिक्षु करके संघरक्षित जी की गणना होती है। हम बोधि वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर दीक्षा भूमि के 57 साल का इतिहास आदरणीय सदानंद फुलझिले साहब से बातचीत के दरमियान हम सुन रहे थे। उन्होंने दीक्षा भूमि के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी। आवाज़ टीवी चैनल के तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनकी तबीयत अच्छी न होने के बावजूद भी उन्होंने करीब 2 घंटों तक यहाँ बातचीत की और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम।